हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट, द कोल्ड वॉर एरा। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पे ताकि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ सके। फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। Cuban Missile Crisis was a confrontation between the United States and the Soviet Union, which made whole world nervous. जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था वो क्या था? वो यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच का कन्फ्रंटेशन था, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड जो है वो नर्वस हो चुका था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 16 अक्टूबर 1962 को स्टार्ट हुआ और 28 अक्टूबर 1962 तक रहा। ये क्यूबा में हुआ था। वाई? क्यों हुआ था? बिकॉज द सोवियत यूनियन प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा 1962। ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो सोवियत यूनियन था उसने न्यूक्लियर मिसाइल रखा था क्यूबा में 1962 में। बिकॉज जो सोवियत यूनियन था वो उसे कम्युनिज्म के बेस पे बदलना चाहता था क्यूबा को, और उसे ऐसा डर लगता था कि कहीं यहाँ पे यूएसए अपना जो है स्टार्ट ना कर दे कैपिटलिज्म। लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन के लीडर कौन थे उस टाइम में? निकिता ख्रुश्चेव। 1955 1964 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कोल्ड वॉर जो है वो 1945 में शुरू हो चुका था, और जब हम अभी पढ़ रहे हैं जिस चीज़ के बारे में वो 1962 का है। तो इस टाइम के बीच में जो लीडर थे वो निकिता ख्रुश्चेव थे, और यूएसए के थे जॉन एफ कैनेडी 1961 1963। नेक्स्ट हम देखेंगे द कोल्ड वॉर। The Cold War referred to the competition, the tension and a series of confrontation between USA and the USSR. तो ये क्या था? कंपटीशन था, टेंशन था, किसके बीच में? तो जो यूएसएसआर है और यूएसए है, इन दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें चल रही थी, जिसको कोल्ड वॉर के नाम से जाना गया। कोल्ड वॉर का पीरियड था 1947 टू 1991। इट वॉज एन आउटकम ऑफ द इमरजेंस ऑफ द यूएस एंड द यूएसएसआर एज टू सुपर पावर्स राइवल टू ईच अदर। तो ये किस चीज़ का आउटकम था? तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूएसएसआर और यूएस दोनों सुपर पावर के रूप में उभरे, जिसकी वजह से वो ये दिखाना चाहते थे कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। इसकी वजह से कोल्ड वॉर हुआ। नेक्स्ट है वेस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस क्या था? हेडेड बाय द यूएस। इसको हेड करता था यूएस। रिप्रेजेंटेड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। यहाँ पे डेमोक्रेसी चलता था, कैपिटलिज्म चलता था। यहाँ के लोग जो थे वो स्वतंत्र थे। द ईस्टर्न अलायंस हेडेड बाय द सोवियत यूनियन। इसको सोवियत यूनियन हेड करता था। रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। और यहाँ पे कम्युनिज्म चलता था, सोशलिज्म चलता था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितनी भी चीज़ें थी, उसको गवर्न करती थी जो है वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो, पब्लिक नहीं करती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1940 से 1918 के बीच में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945। जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके जो मेंबर्स थे वो थे ये दोनों, अलाइड फोर्सेज और एक्सिस पावर। अलाइड फोर्सेज में आते थे यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो इस टाइम में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इस टाइम में ये दोनों साथ में थे, यूएस और सोवियत यूनियन, और एक्सिस पावर थे जर्मनी, इटली एंड जापान। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो स्टार्ट हो गया हमारा कोल्ड वॉर। नेक्स्ट है एनएटीओ, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये लेड किया गया था यूएस के द्वारा अप्रैल 1945। इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स विच डिक्लेयर्ड दैट दे हेल्प ईच अदर। और इसमें क्या था कि एक ऐसा एसोसिएशन था जिसमें 12 स्टेट्स थे, जिसमें ये डिक्लेयर्ड किया गया था कि कोई भी कंडीशन हो ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है वॉर्सो पैक्ट। सोवियत यूनियन 1955। सोवियत यूनियन इसको लेट किया 1955 में। इट्स प्रिंसिपल फंक्शन वाज टू काउंटर नाटोज फोर्सेज इन यूरोप। और इसका मेन फंक्शन क्या था कि यूरोप में जितने भी नाटोज के फोर्सेज आएंगे या फिर आते हैं उनका काउंटर करना, उनका मुकाबला करना। SEATO, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, लेट किया जाता था, हेडेड बाय यूएस। SCENTO, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन वेस्ट एशिया। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन थे वो उस टाइम में स्टार्ट किए गए थे। अब हम पढ़ेंगे यूएसए और यूएसएसआर की तरफ कौन कौन से जो है कंट्री थे। पहले तो हमने देख लिया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें कौन कौन से कंट्रीज थे, किसके बीच में हुआ था, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, इसकी तरफ कौन कौन से कंट्रीज थे। तो फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान, नॉर्वे, वेस्ट जर्मनी था यूएसए की तरफ, और यूएसएसआर की तरफ था ईस्ट जर्मनी, बुल्गारिया, रोमानिया, जेकोस्लाविया एंड हंगरी। तो ये दोनों थे, मतलब ये दोनों के साथ इतनी सारी कंट्रीज थी। नेक्स्ट है नाम, नॉन अलाइड मूवमेंट।
इंडिया, घाना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया नाम के ये मेंबर्स थे। ये 5 कंट्रीज जो थे वही फाउंडर्स भी थे और वही क्या थे, इसके मेंबर भी थे। 5 फाउंडर्स ऑफ नाम: जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिया के थे, क्वामे नक्रुमा घाना, गैमल अब्दुल नासर इजिप्ट, सुकरानो इंडोनेशिया, जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया। तो ये सारे 5 फाउंडर्स थे नाम के। नेक्स्ट है एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर: कोरिया 1950 से 1953 तक, बर्लिन 1958 से 1962, द कॉन्गो द अर्ली 60s। तो मतलब जो पार्ट्स थे, जहाँ जहाँ पे जो पार्ट्स थे यूएसए की तरफ और जो पार्ट्स थे सोवियत यूनियन की तरफ, मतलब जो कंट्रीज थे, ठीक है, तो कुछ कुछ जगह पे ऐसा था कि जो कोल्ड वॉर था वो हो चुका था। 3 agreements were signed in 1960s between US and the USSR for arms reduction। तो दोनों इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि कुछ भी हो सकता था। न्यूक्लियर मिसाइल्स भी थे दोनों के पास, और इसके अलावा बहुत सारे जो आर्म्स थे वो थे। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, इसको कम करने के लिए टेस्ट बैन ट्रीटी साइन हुआ, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन हुआ और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी साइन हुआ। बिकॉज यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, अगर गलती से भी चल जाए या फिर कोई जो सोल्जर है वो स्टार्ट कर दे, वो चला दे मिसाइल वगैरह को, तो इस टाइम में जो सेकेंड जो कंट्री था, जो सामने वाला कंट्री है, उसको ये लगता कि जो ये कंट्री है, मतलब कि ये दोनों आमने सामने है, तो अगर यहाँ से किसी ने मिसाइल लॉन्च कर दिया और ये कंट्री नहीं चाहता था, तो इसको क्या लगेगा कि इसने इस पर हमला कर दिया है, तो फिर ये भी स्टार्ट कर देगा, तो पूरी की पूरी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये सारे ट्रीटीज साइन हुए थे। नेक्स्ट है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। The idea of a new international economic order originated with the realization that without sustained development a country could not be truly free। तो इस आइडिया के साथ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर स्टार्ट किया गया, इसको ओरिजिनेट किया गया कि बिना सस्टेन डेवलपमेंट के जो कंट्री है वो ट्रूली फ्री नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। The United Nations Conference on Trade and Development brought out a report in 1972। 1972 में UNCTAD ने एक रिपोर्ट लाया जिसमें ये लिखा हुआ था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की तरफ था ये न्यू ट्रेड पॉलिसी, डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। जो कोल्ड वॉर हो रहा था उसमें इंडिया का क्या कंडीशन था, इंडिया उसमें क्या भूमिका निभाया। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया रिपीटेडली ट्राई टू एक्टिवेट दोज रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वेयर नॉट अ पार्ट ऑफ अलायंसेज लेड बाय द यूएस एंड द यूएसएसआर। तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर के टाइम में इंडिया क्या कर रहा था, ये रिपीटेडली बार बार ये कोशिश कर रहा था कि जितने भी रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पार्ट नहीं है यूएस और यूएसएसआर के, वो अलग ही रहे, वो इसमें इसके साथ या फिर इसके साथ न जुड़े। वो ये कोशिश कर रहा था ताकि ये वर्ल्ड जो ये कोल्ड वॉर है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ नॉन अलाइंड पोस्चर ऑफ इंडिया, अलाउ टू टेक इंटरनेशनल डिसीजंस एंड स्टांसेस दैट सर्व्ड इट्स इंटरेस्ट ऑफ सुपर पावर्स एंड देयर अलाइज। तो जितने भी इंटरनेशनल डिसीजंस होते थे इसके ये खुद ले सकता था, इसका ये बेनिफिट था नॉन अलाइंड होने का। इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस ऑन सुपर पावर्स अगेंस्ट द अदर। और अगर कोई भी ऐसा कंडीशन होता था कि एक सुपर पावर दूसरी की तरफ मतलब युद्ध करने के लिए मतलब स्टार्ट हो चुका है या फिर युद्ध करने के वो पे आ चुका है, तो इंडिया क्या करता था कि रोक देता था, मतलब किसी को दोनों में से किसी एक को समझा देता था, तो जो सारी चीज़ सिचुएशन थी वो हैंडल हो जाती थी। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज नॉन अलाइंड पोस्चर। तो कुछ ऐसी बात थी कि जो इंडिया नॉन अलाइंड था तो उसके कुछ सपोर्टर थे और कुछ उसके क्रिटिसिज्म थे, कुछ उसके अपोजिट साइड भी थे। ऑफन कॉल्ड अनप्रिंसिपल्ड भी इंडिया को कहा गया बिकॉज इंडिया वॉज अनेबल टू कम्युनिकेट इट्स आइडियाज़ विथ क्लियरली टू द वर्ल्ड। इसको अनप्रिंसिपल्ड इसलिए कहा गया था बिकॉज इट वॉज अनेबल, ये अनेबल था अपने जितने भी उसके आइडियाज़ होते थे वो क्लियरली वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के साथ या फिर वर्ल्ड के साथ अच्छे से ये कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, इसलिए इसको अनप्रिंसिपल्ड कहा गया। इंडिया साइंड द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन अगस्त 1971 विथ यूएसएसआर फॉर 20 ईयर्स। तो जो इंडिया था उसने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी साइन कर लिया 1971 अगस्त यूएसएसआर के साथ, वो भी 20 ईयर्स के लिए। तो इस टाइम में जो अदर कंट्रीज थे जिनको इंडिया ये बोल रहा था कि तुम मतलब इस यूएसएसआर के साथ भी मत रहो, यूएसए के साथ भी मत रहो, तो वो कंट्रीज जो इंडिया को ये बोल रहे थे कि सबको मना कर रहा था ये कंट्री, और खुद इसने क्या किया यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप कर ली। मतलब उन्हें ऐसा फील हो रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब इंडिया जो है वो यूएसएसआर के साथ है। ठीक है, तो गाइस ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू सो मच।